हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी बेसिक। सो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? तो अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, चीज़ें करते हुए, और चीज़ों को हम देखेंगे। So basically, before starting this class, we have to know about the atmosphere, because we are going to start climatology. So in the climatology, you need to know what is the atmosphere and how it is formed and etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है. So let's start from the beginning. Okay. सबसे पहले हम इसमें जब भी हम क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी, ओके. सो यहाँ पर हम बेसिकली एक सही से, बहुत एक प्रॉपर वे पे हम इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं. सो बेसिकली जब हम देखते हैं, आप सबसे स्टार्टिंग में देखें. और सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो एग्जैक्टली कि ऑरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, कैसे इसका ऑरिजिन हुआ. ऑरिजिन, किस चीज का ओरिजिन की बात हो रही है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जानते हैं कि लॉट्स ऑफ गैसेस हैं हमारे उसमें, बट यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी है. इसके बारे में हम डिस्कस करना है. इसके बाद कैसे टेम्परेचर, कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम, क्लाइमेटोलॉजी इट मीन्स क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक रीजन्स, इन सभी के बारे में स्टडी करनी है. तो ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, ओके. इसको हम यहाँ पर इसको जानेंगे. आपको मालूम है कि जब एटमॉस्फेयर में सबसे शुरुआत, जो हमारा स्टार्टिंग था, हमने शुरुआत में देखा कि जब कोई भी ऐसा प्लानट नहीं बना था, उस टाइम से हमारा एटमॉस्फेयर जो बन रहा था, बेसिकली अर्लियर एटमॉस्फेयर हैज हाइड्रोजन एंड हीलियम. सबसे पहले दो ही. ये क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्यूजन यही लेके आते हैं. ये नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं आएगा. तो किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए एक फ्यूजन, एक फ्यूजन बहुत जरूरी है, जिससे हमारे क्रिएट होती हैं, जिससे हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, आपस में चार्ज होते हैं, फिर बाद में वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, लड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी चीजें, कई सारे प्लैनेट्स बने. वैसे ही शुरुआती दौर पर गैसियस क्लाउड था, सेम ऐसे अभी भी देखेंगे कि जब अर्थ प्लैनेट बना, उस टाइम पर भी, स्टार्टिंग में जब अर्थ प्लांट बना, उस टाइम पर गैसेस तो नहीं निकली थी. उस टाइम पे तो वोल्केनो उतना नहीं आया था. तो जाहिर सी बात है वोल्केनो बाद में आए होंगे, है ना. तो जो ये एक फ्यूजन हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है. तो इस मीन्स जो हमारा शुरुआती जो एटमॉस्फेयर था, उसमें टू गैसेस थी, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम. ये प्राइमरी गैसेस थी. इसकी शुरुआत में लाइटर गैसेस होती हैं. धीरे धीरे ये गैसेस क्या हुई, स्कैप्ड हो गई. और भी गैसेस, जैसे 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 हमारा टाइम निकलता गया, टाइम पीरियड बढ़ता गया, और चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई. तो उसमें क्या हुआ, हमारा ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ द अर्थ एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म आया, डिगैसिंग होने लगी. तो ऐसे हमें बहुत सारे, जैसे वोल्केनो आएगा, अब सोचने वाली बात है, ध्यान से समझना मेरी बात को. ये शुरुआती हुआ, ये स्कैप होने लगी. जब स्कैप होने लगी तो यहाँ पर अर्थ बन गया. अब यहाँ पर जैसे कि अर्थ प्लानट जब नीचे आया, तो यहाँ पर वोल्केनिज्म आना शुरू हो गए. अब वोल्केनिज्म से आपको मालूम कि बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारी गैसेस एनर्जी रिलीज होती है. अब वोल्केनिज्म आएगा, इट मीन्स अर्थक्वेक 100% आएगा. अर्थक्वेक भी एनर्जी रिलीज करती है, राइट. आपको मालूम, जब नीचे से आएगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी होगी. यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ भी रिलीज हो रही. तो यहाँ पर भी गैसेस निकलेंगी, यहाँ पर भी गैसेस निकलेंगी. अब ये गैसेस जो यहाँ से निकली, ये स्केप हो गई, और ये बाकी की चीजें, गैसेस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, ये वाली गैसेस, एक एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म होना शुरू हो गया. तो डिसगैसिंग, इसमें गैसेस बाहर आने, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके बहुत सारे. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमारा ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ है, क्योंकि अब देखो वोल्केनो आएगा तो ऊपर वाटर वेपर ऑटोमेटिक बनना कुछ करेगा, शुरुआत करेगा. तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वाटर आर्गन गैस,
ऑर्गन गैस, ये ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो इसमें आना शुरू हो गया, आर्गन इतनी सारी बाहर आई, कम आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, बाहर आ गई। तो अब इसमें, लेकिन इसमें खास बात क्या थी बाहर आने के बाद, लेकिन इनमें जो हमारा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ, इसमें आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ऐसा लगता है कि गैसेस तो बहुत हैं बट रिएक्शन नहीं इनके बीच में, इसी वजह से एटमॉस्फेयर बना हुआ है। यही एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें पता चल रही है। अदरवाइज हमें अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या होता, बहुत सारे रिएक्शन कर जाते हैं। आप कभी लैब में जाओ और वहाँ पर गैसेस मिलाओ, वहाँ पर कोई और एलिमेंट्स मिलाओ, तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर कितना सारा चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, कितनी चीज़ें आ रही हैं इधर उधर। तो वहाँ पर जब इन चीज़ों के लेकर हम आते हैं तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि गैस क्यों नहीं मिलती। ये एक एटमॉस्फेयर में सबसे एक यूनिक चीज़ है जो नेचर ने बना रखी है, कि जहाँ पर हमारा कोई भी एक वो नहीं होता, इनके बीच में चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसके बाद हुआ क्या, अब देखना यहाँ से कि जब ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई, क्लाइमेटोलॉजी समझना, क्लाइमेट कैसे बनता है, कैसे चीज़ें होती हैं। जब ऐसे शुरू हुआ तो मैंने बताया जैसे वाटर वेपर बनना शुरू हुआ, गैसेस आ गई, लेकिन वाटर वेपर से तो और भी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, है ना कि नहीं। जब वाटर वेपर बनेगा तो जाहिर सी बात है क्लाउड बनाना शुरू करेगा, H2O बनेगा, और वहाँ से फिर गैस ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो ऑक्सीजन दे रहे होंगे, जो अपने रेस्पिरेशन में, अपने श्वसन क्रिया में ले रहा होगा, तो वो चीज़ें निकल के आएंगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाटर वेपर एंड हाउ इट विल क्रिएट एंड व्हाट इज द फॉर व्हाट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, किस लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इन चीज़ों को भी हमें यहाँ से देखेंगे। तो इसमें ये तो बाकी गैसेस है, ये वाटर वेपर है जो थोड़ा सा आपके लिए कामगर साबित होगा। तो अब बात आती है वाटर वेपर की। वाटर वेपर की अगर बात करें हम यहाँ पर और इसकी समझें हम कि वाटर वेपर कैसे, तो आपको मालूम है जब वाटर वेपर आएगा तो वाटर वेपर जाता किधर है, ऊपर की तरफ, और ऊपर जाएगा सो कहाँ तक जाएगा, जब तक कि उसके नॉर्मल एयर नहीं मिल जाएगी उसको, नॉर्मल एयर जो उसके लिक्विड, जब तक उसके वो आसपास सराउंडिंग एयर से ज़्यादा वार्म होगा तब तक वो एयर ऊपर जाएगी। और जैसे वो एयर सेम कंडीशन पे आ जाएगी, जब वो कूल होना शुरू हो जाएगी तो वहीं पर रुक जाएगी। तो वहाँ पर जाने के बाद इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, और कंडेंसेशन से कंडेंस्ड हो जाएगी, इस मीन्स कंडेंस्ड हो गया। ये कंडेंस्ड जैसे होगा तो यहाँ पर क्या है, एक बादल, यानी आप क्लाउड यहाँ नजर आते हैं, क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं, बादल बनते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर रेनफॉल होना शुरू होती है। तो ये हमारी प्रक्रिया सबसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर रेनफॉल हुआ। अब ये रेनफॉल जो हुई, ये रेनफॉल का बड़ा जो सबसे फर्स्ट टाइम रेनफॉल हुई, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ऐसा नहीं, रोल इसका ऐसा नहीं कि बाकी में क्या हम अभी भी रोल है, अभी भी रोल है, बट जो उस टाइम की रेन में जो रोल था वो अभी की उसमें रोल नहीं है वो वाला। समझ आ रहा है मेरी बात को। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे चीजें हमारी काम कर रही हैं, यहाँ पर कैसे चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब रेनफॉल हुआ तो जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस थी, ध्यान समझना, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसे थी जैसे CO2, ये हमारा ऐसे बल्क में जो था, तो ये क्या हुआ कि ये वॉस्ट आउट बल्क ऑफ द CO2 इनटू द ओशियन। ये वॉश होके कहाँ पहुंचा, ओशियन पे थोड़ा बहुत पहुंच गया, नीचे चला गया। वॉश होने का मतलब ये नहीं कि धो के बाकी से निकल गया, मतलब वो थोड़ा सा उसके हिसाब से भारी होकर नीचे पानी में जाकर ओशियन फ्लोर में या ओशियन वाटर में जाकर मिक्स होने लगा, वहां जाने लगा। इसलिए तो बाकी मैक्सिमम जो CO2 था, मैक्सिमम CO2 जो एटमॉस्फेयर में था वो कम हो गया, एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो गया ये CO2 ये यहाँ पर 0.03% रह गया, 0.03% रह गया। बाकी का वॉश होकर कहाँ पहुंच गया, ये बाकी का वॉश होकर ओशियन पे पहुंच गया। यहाँ पर CO2, ऐसा नहीं ओशन फ्लोर पर या वाटर में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो CO2 नहीं मिलता, वहाँ भी CO2 है, बट वहाँ पर CO2 पहुँचा, और CO2 जब वहाँ पहुँचा इसके बाद हमारा ऑक्सीजन, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब ऑक्सीजन कैसे आई, अब CO2 वहाँ चला गया, H2O बन गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की एक्चुअल में ऑक्सीजन जैसे हमारी बननी चाहिए वैसी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी।
कई बार ऐसा होता है भी, देख लो कि कई बार ऐसे चांद में जाते हैं, कई बार हम शुक्र में गए, वीनस में गए हैं, मून में गए हैं, तो वहाँ पर हमें कभी वाटर मिलता है तो हम उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन को, उसको कहीं वाटर नहीं है तो हम ऑक्सीजन नहीं ला पा रहे, अब गैस वहाँ पर। तो इसलिए वीनस में तो कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं, लगता है कि ये कुछ यहाँ पर अच्छा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ये सन के पास है तो वहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है, जिससे वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ पर वाटर है तो उसके थ्रू मिलाकर या ऑक्सीजन थोड़ा मिल जाता है तो वहाँ पर बारिश भी करा सकते, चीज़ें ऐसी। तो यहाँ पर भी चीज़ें ऐसी। अब यहाँ पर बात यह है कि जब ऐसी चीज़ें हो गई, ध्यान समझना, तो आपको मालूम है आज भी ऐसा है हमारे यहाँ सीन, आज भी आप देखते हो कभी रेन हो रहा हो, आप देखो ध्यान से, तो जब रेन होती है ना तो उस टाइम पर बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं है। ऐसे ऐसे कीड़े देखते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता, इंसेक्ट्स ऐसे देख लेते हैं जो हमें नहीं पता चलता ये कौन सा है। उन्हीं में से कुछ ऐसे, जब ऐसी क्रियाएं होती हैं, जब ऐसे रेन होता है, चीजें ऐसी होती हैं, तो बहुत बार ऐसे बैक्टीरियाज भी निकल के आते हैं, है ना। तो वो बैक्टीरिया यहां पर आना शुरू हुआ, उन बैक्टीरिया का नाम था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया है, ध्यान समझना, साइनोबैक्टीरिया ये रेस्पिरेशन, जो इसका सिस्टम है, रेस्पिरेशन का सिस्टम, वो उसमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बाहर करता था। जैसे आप देखते हो ना, ये छोड़ता है ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता था। जैसे कि आपके प्लांट हैं बहुत सारे, जैसे कि पीपल का पेड़ है, पीपल ट्रीज देखो, बट बनियान ट्री देखो, वो क्या करते हैं, 24/7 ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए इनको नहीं काटा जाता। आपको मालूम है इसमें कोई भगवान या कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं रहता है, बट ये जरूरी है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, इसको अगर काट दोगे तो कल के दिन बड़ी समस्या आ जाएगी, ऑक्सीजन बचेगी नहीं, इसलिए इन्हें नहीं काटो। तो उसको बचाने के लिए ये चाल चली गई थी कि कहीं ना कहीं से ये चीजें हमारी ठीक हो जाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया भी ऐसा था, CO2 जो ये लेता था और ऑक्सीजन को छोड़ता था, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी बैक्टीरियाओं की वजह से हमारे इसमें एक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे आना। सो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं है अपने यहाँ, 21% ही है, 7-8% में नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म से निकलता था। तो इसलिए थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं इन गैसेस के बारे में, एटमॉस्फेयर में कैसी कैसी गैसेस हैं उनके प्रोपोर्शन में गैसेस को समझ लेते हैं, फिर हम और भी मजा आएगा। क्योंकि आप तो ये हमारे यहाँ से ऑक्सीजन बनना शुरू हो गया, आपको समझ आ गया कैसे कैसे बन रही चीजें, कैसे कैसे बढ़ रही चीजें। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा, सॉरी, तो प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस, अब देखो कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, गैसेस दो टाइप की होती हैं, एक ऑन द सरफेस, ये एटमॉस्फेयर में है, एक अर्थ क्रस्ट के अंदर भी होती हैं गैसेस, तो उनका अलग रेशियो, ये अलग है, एटमॉस्फेयर के रेशियो है, क्योंकि क्लाइमेट में यही आने वाली काम आने वाली हैं, ठीक है। तो हमारी गैसेस का गैस एंड परसेंटेज, सबसे पहले चलते नाइट्रोजन, जो सबसे ज्यादा उसमें है शेयर पे। तो नाइट्रोजन 78%, इसे एन से डिनोट करते हैं, तो अगर वो लिखना भी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन 21%, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आर्गन, AR से इसको डिनोट करते हैं, तीसरे लाइन पे है ये 0.93%, ठीक है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अभी मैंने बताया 0.03% है ये, 0.03%। नियॉन, नियॉन जो है हमारा वो है हमारा कितना 0.0018%। हाँ, हीलियम है हीलियम 0.000 और 0.5%। डेटा है, आजकल डेटा बहुत ज़रूरी हो गया है। और ओजोन की बात करें, हीलियम की बात, ओजोन की, हीलियम हो गया, ओजोन सबसे कम उसमें है 0.00006%। ऐसे हमारा इस सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक है। सो हम इसमें रेशियो को ऐसे हिसाब से रेशियो को बांट देते हैं, इसमें एक जीरो और है मे बी। सो ये बाकी की रेस्ट जितनी भी हैं वो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी गैसेस हैं। तो ये प्रोपोर्शन है गैसेस का, हमारी कैसे कैसे गैसेस आ रही हैं, कैसे कैसे हो रहा है इस पे। तो हम इन चीज़ों को भी यहाँ पर देखते हैं, इन चीज़ों को भी यहाँ पर समझते हैं। ओके गाइस, तो ये समझ आ गया आपको कैसे कैसे हमारे इसमें आता है प्रोपोर्शन में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें से कुछ ऐसी गैस हैं जो परमानेंट है, कुछ ऐसी हैं जो वेरिएबल गैसेस हैं। ऐसा नहीं है कि सारी परमानेंट है, ये सारी वेरिएबल हैं। ये थोड़ा सा इसमें चीज़ है, और एक यूनिक क्वालिटीज़ क्या हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नंबर वन इज कि हमें ये समझना है गैसेस का कौन कौन सी हैं जो परमानेंट है और कौन कौन सी हैं जो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन सी हैं जो वेरिएबल्स हैं और कौन कौन सी हैं जो परमानेंट है। इन वेरिएबल्स और परमानेंट गैसेस की बात करनी है, हमें यहाँ पर समझना है हमको, ठीक है। सो इन चीज़ों को ध्यान देना है। नंबर वन परमानेंट में जो आएगा वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऐसी गैसेस हैं जो परमानेंट है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहो तो एक कभी इसमें रखा जा सकता है, बट ये कई बार ऐसा होता है आर्गन की दोनों में आती है, लेकिन बट इसमें रख सकते हो आर्गन, ये भी हमारा परमानेंट गैस में ये दे आर द परमानेंट गैसेस। एंड जो हमारी वेरिएबल गैसेस हैं उनकी अगर बात करें तो जैसे वाटर वेपर, CO2, ये घटती बढ़ती रहती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस बढ़ेंगी, ये घटती बढ़ती रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये परमानेंट नहीं रहती, ये थोड़ा बहुत आती रहती है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल्स आते रहते हैं। नंबर थ्री ओजोन, जब कभी अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा हो जाएगा तब ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या है, ओजोन वाली परत आ जाएगी। तो ये हमारा इसमें ये और ये सारी क्या है, वेरिएबल्स हैं जो इसमें आती हैं। ये इनर्ट गैसेस भी इन्हें हम ये भी कह सकते हैं वेरिएबल गैसेस। और इसी से हमारा सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है वो इन्हीं गैसेस से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बैलेंस बना के यही रखते हैं। अगर इनमें से मात्रा बढ़ी या घटी, अगर क्वांटिटी इनकी जैसा भी होगा वैसे तुरंत इसमें एटमॉस्फेयर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इसमें आपने दो गैसेस देखी, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये दो ऐसी गैसेस जो इनर्ट गैसेस कहते हैं इन्हें, ठीक है। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस इसे बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर गैसेस के नो केमिकल रिएक्शन अमंग देम, इनके बीच में कभी भी चाहे ये हो, इनके बीच में रिएक्शंस नहीं होते कभी, नो केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन होता, ये मैंने फर्स्ट उसमें भी बता दिया था, केमिकल रिएक्शन होता तो अभी तक शायद हम नहीं होते, जो हम सांस ले पा रहे हैं वो नहीं ले पा रहे होते, बहुत सारी चीज़ें।
और कभी भी ये अपनी, ऐसा नहीं कि अगर इनमें रिएक्शन नहीं हो रहा तो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को भी अपने लॉस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। ना ही प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं, ना ही केमिकल रिएक्शन होता, नो नो प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है, कोई लॉस नहीं होता इनका, प्रॉपर्टी लॉस नहीं है इसमें, ना ही ऐसी चीजें करते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि दे एक्ट लाइक, ऐसे एक्ट करते हैं लाइक अ सिंगल यूनिफाइड गैस, ऐसा लगता है एक ही गैस है जो एटमॉस्फेयर में घूम रही है, उसके हिसाब से क्या करती है, एक्ट करती हैं जब भी उसमें घूमती हैं। अब हमारे कुछ एटमॉस्फेयर के उसमें चलें और हम थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर कैसे कैसे बना है, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे इसमें, ठीक है। नंबर एक, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उन बुक्स में से एक मेरा है मानना है कि आपने अगर देखा होगा तो थोड़ा सा चीज़ों को चेंज भी करना है, थोड़ा सा आपको समझना है भी है ना ना ये आपका ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के सबसे नजदीक वाला पार्ट है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज बोल दें, या फिर हम इसे ट्रोपोस्फेयर, या बिटवीन द लाइन बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ये भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर जैसे जाएंगे हम ट्रोपोस्फेयर के बाद, यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कैसे लाइंस आ रही हैं, और इसमें ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के बाद हमारा आएगा इसमें कि सॉरी, यहाँ पर जब हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आएंगे तो हमें एक और मिलेगा मेसोस्फेयर जिसे बोलते हैं, ये बहुत ठंडा होता वाला पार्ट है। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर दो होते हैं, एक तो हमारा अर्थ पे होता है, अर्थ क्रस्ट पर, और यहाँ पर भी होता है कि मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो हमें आयनोस्फेयर नहीं मिलेगा, आयनोस्फेयर के ऊपर जाएंगे हम आयनोस्फेयर, एंड आयनोस्फेयर के ऊपर जाएंगे एक्सोस्फेयर, 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 ऐसे करके हमारे इसके नाम होते हैं, और इनकी बॉर्डर को बीच बीच में अलग अलग टाइप से, तो हमें ये जानना है कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे बदलती हैं, कैसे कैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, कैसे चीज़ें हमारी सेट होती हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें यहाँ पर देखना है। ओके गाइस, तो सबसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले न पॉइंट से, यहाँ से ट्रोपोस्फेयर से, ट्रोपोपॉज से, और ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज को, एटमॉस्फेयर के यहाँ पर चीज़ें देखें हम सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर ये हुआ ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर में अगर देखा जाए तो 90% एटमॉस्फेयर जो मिलता है वो ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, 90% एटमॉस्फेयर जो मिलेगा वो इसमें। लेकिन देखो हर बुक में थोड़ा सा अलग अलग फंडा है, मैं और आपको बता दूंगा। 90% एटमॉस्फेयर जो पार्ट मिलता है एटमॉस्फेयर, मैं एक वर्ड बोल लूंगा यहाँ पर, 32 किलोमीटर के अराउंड में ऊंचाई पर, या पूरे उसमें देखा जाए जो विद इन 25 किलोमीटर में 95% सॉरी 90% जो हमारा है ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या 32 किलोमीटर इसकी हाइट है कि नहीं है, 32 किलोमीटर वैसी हाइट नहीं है, बट हम इसकी ये कह दें कि हमारा कैसे ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये आ रहा है कि हमारा इसमें 32 थोड़ा ये स्ट्रेटोस्फेयर को भी कवर करता है, तो वहां तक का मिलाकर 32 किलोमीटर को मिलाकर तो ये हमारा 90% तक मिलता है। इसके बाद फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बट हम ये नहीं कहेंगे पूरा ट्रोपोस्फेयर में है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के जो इक्वेटर के पास, देखो ये तो ट्रोपोपॉज हो गया, अब यहां तक जो इसका मामला है, जब भी कभी एटमॉस्फेयर होता है, ये ध्यान से समझना, जो आपके ये पोल्स होते हैं ना, नदन पोल और सदन पोल, इसके सबसे नजदीक होगा एटमॉस्फेयर, बहुत पास में होगा, तो इसके पास जो पोल्स के पास है, ध्यान समझना, एटमॉस्फेयर की हाइट 8 किलोमीटर तक होती है, और जो इक्वेटर है बीच का पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर तक होती है, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की।
तो इस हिसाब से ट्रोपोपॉज की हाइट है, जहां से ट्रोपोपॉज की लाइन आप कह दें यहीं से एटमॉस्फेयर खत्म होता है ना, ये ट्रोपोपॉज आ जाएगा, जहां से फिर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगा। तो इसकी अगर यहाँ से हम ट्रोपोपॉज कहें या फिर एटमॉस्फेयर की फाइनली जो ऊपर हाइट है जहां से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, तो वो पोलर रीजन पर कितना है 8 किलोमीटर है, उसके ऊपर इक्वेटर पे कितना है 18 किलोमीटर है। तो ये हमारी हाइट है जिसके हिसाब से यहाँ पर चीजें होती हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो होता है, तो जब एयर राइज होती है इक्वेटर के पास, तो वो यहीं पर आके ट्रोपोस्फेयर पे ट्रोपोपॉज के पास आकर इस जगह पर ये हमारा क्या करता है, यहीं पर क्लाउड बनाता है। कहाँ पर क्लाउड बनते हैं, यहीं सारे क्लाउड बनते हैं, बिकॉज इसके ऊपर हमारा टेम्परेचर दूसरी तरफ से बढ़ने लगता है, फिर बढ़ता है, हाइट के साथ बढ़ता है, यहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है। इसमें क्वालिटी क्या है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये फर्क है इसका, ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर है, जो ये ट्रोपोपॉज है इस पर ये ओजोन परत बनी हुई है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और ये वापस जाती हैं, रेज जो हैं ये ऐसे, तो यहाँ पर हीट बढ़ाती हैं, जो नीचे से हीट आती है वो यहाँ आते आते तक डाउन हो जाती है। इसीलिए क्यूमुलिनिम्बस जो क्लाउड बनता है वो नीचे से जब तक वार्म एयर आती है और अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती तब तक करता। तो ऊपर कैसा है, जैसे जैसे हाइट में जाता है वैसे वैसे उसकी हीट कम होती जाती है, जब हीट कम होती जाएगी तो क्लाउड बना लेगा, कंडेंसेशन होगा और नीचे वो चला जाएगा, नीचे बारिश करा देगा। तो हमारा एक ये पार्ट इसमें आ जाता है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे बता ही दिया, तो आप इसमें लिख सकते हैं टेम्परेचर घटेगा, हाइट बढ़ेगी। हाइट अगर बढ़ रही है, ये हाइट है, ये टेम्परेचर है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। यहां पर ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन होता है, यहाँ कैसे ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन, ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन एंड शॉर्ट वेव्स आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्ग वेव्स दोनों ही यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जो अब ध्यान से समझना कि कैसे क्या कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं। ये तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी, आई होप कि आप ये सारी चीज समझ गए होंगे, चीजें सही से बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा जब हम इसमें चलें, सॉरी, हाइट बढ़ी, टेम्परेचर घटा, ये टेम्परेचर है, ये हाइट है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है। अब यहां पर एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन में चेंज हो रहा है, किससे, ट्रांसपेरेंट नंबर 2। और जब ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वेव, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वेव्स। और अगर ये थर्ड पॉइंट अगर इसी में हम कर दें कि हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो वहां पर क्या होगा, लॉन्ग वेव बनेगी। वहां पर कैसे लॉन्ग वेव, ये कैसे, जब हीट बजट हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। वैसे फिर भी बता देता हूं कि ऊपर से सनरेज आती है 100% आती हैं, और उससे ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर के पास ट्रोपोपॉज में जो बनी हुई है और स्ट्रेटोस्फेयर है, इन दोनों को अगर मिक्स करें तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है ट्रोपोपॉज, वहाँ पर एक ओजोन लेयर है जिसके से 35% तो वही ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद बचता है आपके पास, जब 35% वो ऑब्जर्व कर लेगी फिर नीचे आती है 15% जो आपके इसमें ट्रोपोस्फेयर पे जो क्लाउड बना है वो 15% वो ऑब्जर्व कर लेता है। बचा आपके पास 50%। जब 50% नीचे आता है तो 50% नीचे आके अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। अर्थ के सरफेस में पहुंचने के बाद फिर ये हमारी हीट कन्वर्ट होती है किस में, वाटर वेपर के रूप में कुछ जाता है जो ओशन फ्लोर पे होगा। ओशन बहुत ज्यादा है तो ओशन फ्लोर से वाटर वेपर बनेगा। वाटर वेपर जब बनता है तो 20% वाटर वेपर ले जाता है, ठीक है। आपके पास कितना बचा, 30%। 10% जो है, 10% आपका जो एक्सेंशियल बॉडी होती है सभी की है, तो वो बॉडी ऑब्जर्व करती है। बचा आपके पास कितना, 20, जिसमें से 15% जो हमारा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, वो ऑब्जर्व कर लेता है।
बचा 5% जो वापस स्पेस में चला जाता है। तो वहां पर हम ये चीज कह सकते हैं जो टेरेस्ट्रियल के द्वारा रेडिएशन जो होती है और जो हीट पहुंचाती हैं उन्हीं को लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये चीजें हमारी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कैसे करती है ट्रोपोस्फेयर पे, वो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। तो ये हमारा इफेक्ट पड़ती है, फिर हमारा ग्रीन हाउस गैस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कराऊंगा, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके बताऊंगा। दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, और ये हमारा आ चुका है प्रीलिम्स में बहुत पहले। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। ये आपको अभी इसी से आप क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं अपने पॉइंट में। मैं अगर ये लिखूंगा तो ये नहीं दिखा पाऊंगा पिक्चर। तो यहाँ पर इसमें है क्वेश्चन, ये है नॉर्मली द टेम्परेचर, ये 2012 प्रीलिम्स में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद डिक्रीजेज और इंक्रीजेज इन हाइट from the earth surface because atmosphere can be heated upward from the only from the earth surface। सेकेंड इसमें स्टेटमेंट है। अब ये तो आपको मालूम हो गया कि हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा है, तो पहले तो पता हो गया एटमॉस्फेयर का पार्ट है ये, तो सॉरी ये ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है, एकदम करेक्ट। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ स्टेटमेंट है जिन्हें बताना है कि सही इसमें कौन सा बैठेगा। नंबर 1, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो अपवर्ड होती है हीट होकर एटमॉस्फेयर, उसके द्वारा ये एटमॉस्फेयर हीटेड हो सकता है क्या? जो यहाँ से हीट जाती है वापस जो मैंने बताया ना कि नीचे आती है, अर्थ जो होती है हमारी वो 50% ऑब्जर्व करती है फिर ऊपर छोड़ती है, जो छोड़ रही है उसके थ्रू जो गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर, क्या उससे ये गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर? नंबर 2, देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। ऊपर वाले पार्ट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ हीट कम होती जा रही है। या फिर थर्ड है, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका डेंसिटी, उसको डेंस कम है, वहां घनी कम है और वो बिखरी ज्यादा, स्कैटर्ड ज्यादा है, डेंस कम है। ये हमारे इसके क्वेश्चन है। तो अब इसमें आता है नंबर ए, ओनली 1, ठीक है, 1 ओनली। नंबर बी, 2 and 3 only। Number C, 1 and 3 only। D, 1, 2 and 3, मतलब सारे ऑप्शन। अब ये तीन ही स्टेटमेंट थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। नंबर 1, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दूसरा है देयर इज अ मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। थर्ड इज द एयर इज डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। लेस डेंस, नॉट डेंस, लेस डेंस है, एयर ऊपर कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंस कम रह जाता है, घनी कम हो, स्कैटर्ड ज्यादा हो जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो एकदम राइट होगा? अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी बात समझाता हूं। हो रहा है कुछ? आ रहा है? नहीं, चलो मैं बता देता हूं। नंबर 1 की अगर बात करें हम कि ये हमारा एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, राइट, एकदम सही है। मैंने बताया ना कि अर्थ सरफेस पे जब आती है फिर यहाँ से हमारी कैसे कैसे हीट जाती है, 5% एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसकी वजह से हीट हो रहा है, बाकी तो सब ऑब्जर्व हो जा रहा है ना। तो जो हीट किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से। दूसरा किसकी वजह से? जो स्पेस पे जा रहा है उसकी वजह से हीट हो रहा है। तो नंबर ए नंबर तो एकदम सही है। तो ए नंबर इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है। तो ये 2 वाला ऑप्शन तो वैसे भी आपका एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, बचा आपके पास 3 ऑप्शन। नंबर 2 पे चलते हैं। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। नहीं यार, मोर मॉइस्चर कैसे हो जाएगा? पानी सबसे नीचे है ना, ऊपर कितना पानी लेके जाएगा जो ऊपर मोर मॉइस्चर हो जाएगा? नहीं हो सकता ना इतना। तो दूसरा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कैंसिल, 2 जिसमें जिसमें वो कैंसिल कर दो। नंबर डी में 2 है, खत्म करो। बी में 2 है, खत्म कर दो। बचा सी, वैसे भी आंसर आपका एलिमिनेट होके आ गया। अब इसका मतलब है तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला एकदम सही है। जो नीचे एयर होगी जितनी ज्यादा, वो एटमॉस्फेयर में उतनी ज्यादा एयर थोड़ा ना हो जाएगी।
अगर बहुत ज़्यादा एयर होगी ऊपर तो ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा हो जाएगा और उसमें हीट ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें ऐसी होंगी। हीट भी ना ज़्यादा हो ऊपर, हमारा जो नीचे से जा रहा है अर्थ सरफेस से, बाकी ऊपर वाला पार्ट अलग से होगा, वो रेडिएशन की वजह से हीट हो रहा है। लेकिन एयर की जो समस्या है, जो एयर जाएगी वो एयर ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा ऊपर जाते जाते कम होती जाती है एयर, क्योंकि आप देखते हो ऊपर हाई वो प्रेशर कैसे पड़ता है, जब कभी हवाई जहाज में जाओ, कभी चीज़ें ऐसी हो, मास्क पहनना पड़ता है, तो वो हमारी एयर कैसी होती है, वहाँ एयर की कमी होने लगती है, एयर कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा कम होती जाए, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो एयर भी नीचे से ऊपर जाते जाते कम हो जाए, डेंस नहीं रह जाती, स्कैटर्ड हो जाती है। तो एक तो ये है इसका फर्क। तो ये हमारा क्वेश्चन ये है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा कौन सा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज बीच की बिटवीन द लाइन बिटवीन दी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, दोनों के बीच की लाइन है, जहाँ पर ओजोन लेयर से बनी हुई है। ओजोन लेयर वैसे आपका जो मैक्सिमम पार्ट आता है ओजोन लेयर का, वो स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। तो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में देखा जाए, इसकी वजह से प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज का जब ऊपर से आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जब कभी आती हैं इस पे, इस वाले में पड़ती हैं, तो वो ये जो ओजोन लेयर है इस पे O3, इसे क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने से यहाँ पर जैसे ऑब्जर्व करेगी तो ये क्या करती है, यहाँ पर हीट बढ़ा देती है। तो इसमें हाइट के साथ साथ इन टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हाइट एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ने पर ही, दोनों पर ये करती है, इसमें घटता नहीं। इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर घट रही थी, इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ, इसमें कर सकते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ the ozone layer. Ozone layer observes ultraviolet rays, so that's why यहाँ से इंसुलेशन आती है, इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन होने से यहाँ पे हीट बढ़ना शुरू हो जाती है, जो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम तो आती है अगर वहाँ पर इंसान रहेगा तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये स्किन कैंसर यहाँ से बहुत होता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इसीलिए आप देख लो कि जब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ये जो हमारे जितने भी प्रोटोकॉल COP होते हैं, जब हमारा बहुत पहले लगभग 2000 से पहले 1980 से 84 या 85 के आसपास अकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा मुझे डेट याद नहीं है कंफर्म, बट उस टाइम पर होल हो गया था, कहाँ पर, अंटार्कटिका पे। तो जिसकी वजह से वहाँ पर वो होल हो जाने की वजह से वहाँ बहुत सारी अटलांटिक ओशन पर, जिसकी अटलांटिक ओशन या उस पार्ट पे अगर बात करें हम, या उस पे या पोलार रीजन पे, ऐसा कुछ था, न्यूज़ में था, मुझे अभी इतना याद नहीं न्यूज़ के बारे में। तो वहाँ एक होल हो गया था, जिसकी वजह से ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, ओजोन की वजह से, ओजोन लेयर में होल हो जाने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आने लगी, जिसकी वजह से वहाँ कैंसर या ऐसी बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने की संभावना थी। बट वहाँ लोग नहीं रहते थे, पोलार रीजन पे वैसे भी ग्लेशियर ज़्यादा है, बट फ़र्क तो पड़ता था, क्योंकि सनरेज उसमें गिरेंगी, वहाँ पर जो मरीन एनिमल्स थे उनको प्रॉब्लम आएगी, उनको जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन लाइफ्स हैं, उनको नुकसान होगा, कोरल रीफ्स डेथ हो जाएंगी उनकी। और प्लस हमारा जो ग्लेशियर है, जब वो होगा, मेल्ट होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर इसकी वजह से पोल्यूशन, और अक्सर जब पोल्यूशन हमेशा जब ठंडी जगह पे होगा तो वहाँ पोल्यूशन सिंक होके जाता है, तो जिसकी वजह से एक ही जगह पर हिट करता है बार बार, जिसकी वजह से वहाँ होल होना शुरू हो गया था। इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में आया, 2011 में भी आया है। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन लोअर एटमॉस्फेयर। इस वाले पार्ट पे जो ओजोन लेयर के पास है, बिल्कुल इस वाले नीचे वाले पार्ट में जहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत इजीली फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट, नंबर 1, देयर आर नो क्लाउड आर वाटर वेपर इन लोअर एटमॉस्फेयर। क्या ऐसा है क्या? दूसरा है, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो कौन सी चीज़ सही है? यहाँ पर ये सही है कि यहाँ पर जो विंड्स हैं वो वर्टिकल विंड्स नहीं है, यहाँ पर हॉरिजेंटल विंड्स चलती हैं। यहाँ पर वर्टिकल विंड्स यहाँ तक बहुत चलती हैं, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम एयर जो होती है, स्टेबिलिटी यहाँ पर आती है, इंस्टेबिलिटी यहाँ तक रहती है। इंस्टेबिलिटी का वो सॉरी अनस्टेबिलिटी कहें,
अनस्टेबिलिटी बात करें या इंस्टेबिलिटी की बात करें तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर आने के बाद कंडेंसेशन होता है और नीचे लेके जाता है, तो ये स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती इसकी, ये रुकेगी नहीं, ये बारिश कराएगी कराएगी, तो इसे अनस्टेबल एयर कहते हैं, इंस्टेबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। और ये स्टेबल होती है, और यहाँ पर हॉरिजेंटल जो चलती है वो स्टेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर जो एयर आ जाती है वो स्टेबल हो जाती है, हॉरिजेंटल चलती है, जिसकी वजह से एयर जेट आराम से उड़ पाते हैं और उन्हें कोई, आप देखे होंगे कभी साइकिल चलाओ, आपके अगर अगेंस्ट आ रही है एयर तो आपको बहुत तकलीफ होती है, अगर एयर ऐसी चल रही है तो आपको बड़ा आसान हो जाता है, तो यहाँ एयर ऐसे हॉरिजेंटली चलती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब मेसोस्फेयर की बात करें, मेसोस्फेयर जो है आपका, वहाँ पर एक क्वालिटी ये है कि यहाँ तक ग्रीन हाउस गैस यहाँ भी मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में, बट मेसोस्फेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल तरीके से क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, अपसेंट हो जाता है। अगर ग्रीन हाउस गैस अपसेंट हो गया तो समझो यहाँ पर ग्लेशियर यानी ठंडा एकदम हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा, यहाँ माइनस में पहुँच जाता है डिग्री, और ये ठंडा हो जाता है इसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पर कुछ क्लाउड्स बनते हैं जिसके बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बनते हैं यहाँ पर मेसोस्फेयर में, अब मेसोस्फेरिक क्लाउड भी बोलते हैं, और यहाँ पर मेसोस्फेरिक क्लाउड क्योंकि ये मेसोस्फेयर है, और इसी को नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही क्लाउड है अगर कहा जाए कभी। तो यहाँ पर ये विजिबल क्लाउड, विजिबल एट द हाई लैटिट्यूड पे देखा जाए तो विजिबल होता है समर सीजन पे अक्सर, और यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ मिक्सर ऑफ मैट्रिक डस्ट और सम मॉइस्चर, इनका दोनों के बीच में यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्लाउड वहाँ पर बनते हैं, ये डस्ट की वजह से क्लाउड बनता है, यहाँ पर कोई वैसा क्लाउड नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हो रहा है, वाटर वेपर की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर जिसे बोलते हैं, इंक्रीज के हाइट के साथ यही बढ़ता है, उसी को आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर कह देते हैं। नीचे वाले पार्ट के यहाँ आयंस मिलते हैं, आयंस का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो होती हैं, यहाँ पर अक्सर रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव, यहाँ पर राडार यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव जो वेव है, रेडियो कम्युनिकेशन है, उसके लिए यहाँ पर राडार्स यहाँ भेजते हैं चीज़ें, और फिर वापस लेते हैं यहाँ से सारी चीज़ जानकारी एटमॉस्फेयर की ऊपर, ऊपर जो सैटेलाइट जो हमारी काम करती हैं वो यहाँ से हमारे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है राडार से, जब यहाँ से जाती हैं, और नंबर ऑफ आइकॉनिक आइनोक लेयर होती हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसा नहीं फ्रीक्वेंसी इतने में ही सेट हो जाती है, इस वाले में बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं आइनोस्फेयर में, जो हर तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपनी सेट करती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी जो रेडियो जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स वो काम करती हैं और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन सी लेयर होती हैं, लेयर के बारे में यहाँ पर हाई एनर्जी सनरेज मिलती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं जो ब्रेक होती हैं यहाँ पर एटम्स के एयर पे मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, फिर ये आयनाइज्ड हो जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं, अब बिहेव करती हैं लाइक अ फ्री पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करती हैं एट अ नाइट, और यहाँ पर जब ये ओनली कॉस्मिक रेज जो होती हैं आयनोनाइज्ड होकर यहाँ पर वीक हो जाती हैं रात के टाइम पर, तो ये चीज़ें हमारी इसमें बनती हैं। इसके साथ साथ अब बात इस चीज़ की आ रही थी कि हम इसमें लेयर कौन कौन सी होती हैं आयनोस्फेयर में, तो वो लेयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेयर्स ऑफ आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर की लेयर्स की बात करते हैं हम, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं इसकी जो आपको इसमें देखने को मिलेगा आयनोस्फेयर पे। तो नंबर 1 एक तो लेयर्स देखेंगे, लेयर्स के साथ साथ और भी मैं तीन चीज़ें कुछ बता दूँ, लेयर्स हो गई है, अब फिर इसकी हाइट कितनी होती है वो चीज़ को, नंबर 3 इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उस चीज़ को देखेंगे, नंबर 4 प्रेजेंस किस टाइम पर ये होती हैं, कब कौन सी वेव चलती है, और लास्ट जो है हमारा वो है कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ से बेसिकली हम इसको कई पार्ट्स में हाइट, सॉरी यहाँ पर लेयर्स, हाइट, फ्रीक्वेंसी, प्रेजेंस और फॉर्मेशन, इतने पॉइंट आएंगे इसमें। जैसे आपने एबीसीडी पढ़ी होगी ना, सेम वैसा ही कुछ इसमें होता है, लेयर्स,
जैसे कि डी ई एफ जी ऐसे। लेयर डी ई एफ जी, ये लेयर्स हैं इसकी, डी ई एफ जी। अब इनकी हाइट अपने अकॉर्डिंग इसमें या फिर दूसरी चीजें देख सकते हैं। हाइट अगर इसकी देख लें तो बहुत कम होती है, 60 to 90 किलोमीटर होती है इसकी, 90 किलोमीटर। बट इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है लो फ्रीक्वेंसी में आता है, और ये डे के टाइम में बनती हैं, डे टाइम में अवेलेबल होती हैं, और जिनका फॉर्मेशन है वो सोलर रेडिएशन से बनता है, सोलर रेडिएशन से। नंबर 2, ई की बात करें, ई पॉइंट पे जाए तो ये 99 प्लस या 133 किलोमीटर के आसपास से बनती है। यहाँ पर मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों मिलती हैं, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। और इसकी बात करें तो ये भी डे टाइम में बनता है सेम, और इसमें सोलर रेडिएशन की बजाय यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बनता है, प्लस नाइट्रोजन दोनों के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। नंबर एफ की बात करें तो ये हमारा 150 प्लस 150 टू 180 किलोमीटर के प्लस, ऐसे हमारा वो 180 के और ज़्यादा 380 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई में और ऊपर जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा दोनों ये सेम रहेगा, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा। बट यहाँ पर डे एंड नाइट दोनों में क्रिएट होता है, डे एंड नाइट। बट ये नाइट में थोड़ा वीक हो जाता है, बट होता जरूर है इस पे। और यहाँ फॉर्मेशन का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ सनलाइट है जो सोलर रेडिएशन है जो वहाँ से काम होती है। लास्ट जो है प्लस 400 किलोमीटर के बाद का देखें तो सारा इस पे आ जाएगा। और यहाँ भी मीडियम और मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बनेगी, और ये भी डे एंड नाइट में बनेगा, और ये भी सोलर रेडिएशन से ही क्रिएट होती है। तो ये हमारा इसका पार्ट हो जाता है कि कैसे चीज़ें, लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे चीज़ें बन रही हैं। तो ये आयनोस्फीयर की लेयर्स हैं बेसिकली, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। 2011 में आया था क्वेश्चन, और जिसके बारे में, अ लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फीयर फैसिलिटीज रेडियो कम्युनिकेशन। व्हाई, क्यों है? प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। सेकंड पॉइंट, रेडियो वेव्स हैज लॉन्ग वेवलेंथ। कौन सा है? तो दोनों सही है कि दोनों गलत है? दोनों गलत है। यहाँ पर रेडियो लॉन्ग वेव्स, यहाँ रेडियो वेव्स हैज लॉन्ग वेवलेंथ, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ओजोन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड करता है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि आयन है, आयंस की वजह से, पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज और मॉलिक्यूल्स का काम जरूर हो रहा है सोलर रेडिएशन का, लेकिन यहाँ ओजोन लेयर नहीं है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर की लेयर, जो आइनोस्फीयर के ऊपर की बात जो थी हमारी लेयर की, वो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये एक्सोस्फीयर जो मैंने चर्चा किया था, डिस्कस किया था, ये 640 के ऊपर एबव जितनी भी होती है रेरिफाइड एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है, और ये पूरा सन के नज़दीक होने चला जाता है। सन के नज़दीक की बात कर सकते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसके बाद कोई लेयर्स नहीं है। और ये हमारा ये वेरी हाई टेम्परेचर होता है, बट डिफरेंट फ्रॉम द एयर टेम्परेचर। यहाँ पर एयर टेम्परेचर से डिफरेंट होता है यहाँ का, बिकॉज यहाँ पर एयर नहीं होती, यहाँ पर नो एग्जिस्टेंस ऑफ एयर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर फील नहीं हो पाता, चीज़ें नहीं हो पाती। बट यहाँ का टेम्परेचर अलग है, एयर टेम्परेचर से अलग है, बट हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर पे सबसे ऊपर वाले पे हाई टेम्परेचर बट नो एयर टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एयर, एयर का यहाँ एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो चीज़ें ये हमारी ऐसी चेंज होती हैं, इसमें बदलती हैं, ऐसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एटमॉस्फेयर का ये पार्ट था। अब इसी में हमें ये चीज़ें हमारी यहाँ से आई हैं, और इन चीज़ों को हमने देखा है आज बेसिकली एटमॉस्फेयर के बारे में। बाकी का जो लेशन है, जो बाकी क्लासेस है, डेली हमारा 6 PM पे डेली कंटिन्यू होंगी अभी फ़िलहाल में, तो आप लोग इसमें बने रहिएगा, आप लोग इसमें देखिएगा डेली। आप इसे अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन इसे कोशिश करिए लाइव देख पाएंगे, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस वट एवर यू हैव डाउट्स, तो यू कैन आस्क without hesitation. So I will let you know and I will answer you. So it will be very useful for you. So guys, you have to beat and you have to watch and don't miss any lecture, a single lecture आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर सीरीज टूटती है तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, और डेली ये यूट्यूब पे आने वाला है आपके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।